आखिर कैसे ये कॉकरोचेस सर कटने के बाद भी जिंदा रहते हैं? और क्या आपने कभी सोचा है कि इजिप्ट में इन मम्मियों को कैसे बनाया होगा? और इन सिग्मा स्टैचूज का राज जानने के बाद आप इन्हें सिग्मा कहना छोड़ दोगे। और आपके माइंड में कभी ये आया है कि QR कोड को किसने इन्वेंट किया होगा? और क्या आपने कभी ब्लू बनाना आइसक्रीम खाया है? और क्या होगा अगर हम स्पेस से सीधा अर्थ की तरफ छलांग मारे? वेल हम मरेंगे नहीं भाई। वीडियो काफी ज्यादा मजेदार है, सो इसीलिए फटाफट से वीडियो को अभी से लाइक कर दो। और लाइक एम है सिर्फ 99 और ये आपके लिए बहुत मामूली सी बात है। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। नंबर 1, कभी सोचा है कि इजिप्ट में जो मम्मियाँ होती है उनको बनाया कैसे जाता है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मम्मी ज्यादातर अमीर इंसानों का ही बनता है। हमारा तो सिर्फ सिर बनता है, वो भी बढ़िया वाला। क्योंकि अमीर लोगों का मानना था कि मरने के बाद भी हमारी बॉडी को एक प्रॉपर तरीके से रखा जाए, लाइक वो मरने के बाद भी अमर रहे। तो मम्मी को बनाने के लिए जो लोग होते हैं उन्हें हम मम्मी फायर्स कहते हैं। और यही मरने के बाद इंसानों की बॉडी को मम्मी में बदलते हैं। सो मरने के बाद सबसे पहला स्टेप होता है डेड बॉडी की ब्रेन को निकालना। क्योंकि इजिप्शियंस को लगता है कि मरने के बाद ब्रेन का कोई काम नहीं होता, और इसीलिए ब्रेन को निकालने के लिए ये एक हथौड़ी और छेनी का यूज करते हैं। इनका मेन काम होता है कि ब्रेन को टुकड़े टुकड़े हिस्सों में काट देना, और फिर ब्रेन को तोड़ने के बाद इसे नाक के जरिए निकाल दिया जाता है। और फिर अगले स्टेप में बॉडी के मेन ऑर्गन्स को निकालना होता है, लाइक स्टोमक, इंटेस्टाइन, लीवर, लंग्स। ये सारे ऑर्गन्स मरने के बाद पूरी तरह अंदर से बैक्टीरिया से भरे होते हैं, और ये बैक्टीरिया बॉडी को अंदर से खा रहे होते हैं। सो इसी चीज से बॉडी को बचाने के लिए बॉडी के ऊपर एक कट लगा के इसके सारे ऑर्गन्स को निकाल लिया जाता है। और फिर इन सारे ऑर्गन्स को अच्छी तरह साफ करके इन्हें एक प्रॉपर डिजाइन जार में रखा जाता है। पर आप ये सोच रहे होंगे कि दिल का क्या हुआ? तो देखो, इजिप्शियंस का मानना है कि हार्ट डेड बॉडी का सबसे एक मेन पार्ट है, और इसीलिए ये हार्ट को कुछ नहीं करते हैं। और फिर इसके अगले स्टेप में बॉडी को पूरी तरह नमक से ढक दिया जाता है, और ऑलमोस्ट 35 दिन बाद बॉडी पूरी तरह सिकुड़ जाती है, जैसे एक सूखा हुआ छुआरा, क्योंकि नमक बॉडी के अंदर से बचे हुए सारे वाटर को ऑब्जॉर्व कर लेता है। फिर बॉडी को एक प्रॉपर ऑयल से मसाज किया जाता है और पूरी तरह से इसे साफ कर दिया जाता है, जिसके बाद इसे एक व्हाइट लेनिन कपड़े से पूरी तरह से ढक दिया जाता है। और लो, आपकी चमचमाती हुई मम्मी तैयार। फिर क्या, इसके बाद इसे एक मस्त नई कॉफिन में डालकर पिरामिड्स के नीचे रख दिया जाता है। नंबर 2, भाई ये चीज आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी। देखो, आपने बाहर से वाटर बोतल तो खरीदे ही होंगे, पर क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इन वाटर बोतल्स का ढक्कन हमेशा अलग अलग कलर का क्यों होता है? अब कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ एक डिजाइन है, या फिर ये एक नॉर्मल सी चीज ही तो है, लेकिन नहीं, इनके डिफरेंट कलर का मतलब भी डिफरेंट ही है। सबसे पहले ब्लू कलर का मतलब होता है पानी पूरी तरह से नेचरफुल है, मतलब इसमें कोई फिल्टर का यूज नहीं किया गया है। जैसा नेचर में होता है पानी, सेम एज इट इज इस बोतल में होता है पानी। नेक्स्ट, ग्रीन कैप का मतलब है कि पानी में फ्लेवर सा मिला दिया गया है, बट ये कैप आपको रेयर ही दिखेगी, क्योंकि ब्रांड्स इसका यूज फ्रेशनेस वाटर के सिग्नल के लिए यूज करते हैं। और फिर अगला आता है ब्लैक कैप। इसका मतलब ये होता है कि पानी में अल्कलाइन का यूज किया गया है, यानी कि ये वाटर अल्कलाइन वाटर है, और ये मार्केट में सबसे महंगा भी मिलता है। नेक्स्ट, व्हाइट कैप। इसका मतलब ये है कि पानी को प्रोसेस करके या फिल्टर करके वाटर बोतल में डाला गया है, और ये बोतल आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और सबसे लास्ट में आता है रेड कैप। दैट मीन्स पानी में इलेक्ट्रोलाइट मिलाया गया है, और ये वाटर आपको ज्यादातर एथलीट्स और फिटनेस इंडस्ट्री में ही दिखेंगे। कमेंट्स में जरूर बताना कि आप इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा पानी पीते हो। नंबर 3, भाई क्या आपने कभी केला खाया है? आपने नॉर्मली वो येलो वाला केला खाया होगा, बट इसे देखो, ये है दुनिया का सबसे यूनिक और सबसे रेयरेस्ट बनाना। इसे वैसे तो ब्लू जावा बनाना कहा जाता है, और ये रेयरली साउथ ईस्ट एशिया की तरफ पाए जाते हैं, और ये आमतौर पर आपको विंटर सीजन में ही मिलेंगे। और ये नॉर्मल केले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा क्रीमी और बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, और इसीलिए इन्हें आइसक्रीम बनाना भी कहा जाता है। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये अंदर से भी नीले कलर का ही होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अंदर से एक नॉर्मल केले की तरह होता है, बस फर्क इतना है कि इसका टेस्ट अलग होता है, और तो इनका साइज 9 से 10 इंच तक लंबा होता है। पर इनका कलर ब्लू क्यों होता है? तो देखो, रिसर्चर्स का मानना है कि ये 3 तरीकों की वजह से ब्लू कलर के होते हैं। सबसे पहले इन पर एक नेचुरल वैक्स कोटिंग सी बनी होती है, मतलब ठंड के मौसम में इन पर एक ब्लू लेयर सी बन जाती है। दूसरा, इनमें क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा होती है, और यही क्लोरोफिल नॉर्मल केलों में बहुत कम मात्रा में होती है। और तीसरा, जब इसके स्मूथ और वैक्सी सरफेस पर जब सूरज की रिफ्लेक्ट पड़ती है, तो ये हमारी आंखों को ब्लू कलर का दिखता है। मतलब सच में दुनिया में अभी क्या क्या चीज बची हुई है। नंबर 4, भाई इसलिए चाइना बाकी देशों से इतना आगे चल रहा है। देखो, चाइना में रिसेंटली एक ब्रिज ओपन हुआ है जिसका नाम है हुआजेंग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, और ये ब्रिज दुनिया का ऐसा इकलौता ब्रिज है जिसके
ऊपर एक कैफे बनाया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक कैफे। चाइना के इस ब्रिज से 800 मीटर ऊपर एक कैफे बनाया गया है जिसे स्काई कैफे भी कहा जाता है, और आप इस कैफे से चाय पीकर नीचे का व्यू एंजॉय कर सकते हो। अब आप ये सोच रहे हो कि हम इसके ऊपर जाएंगे कैसे? वेल, इसके ऊपर जाने के लिए एक ट्रांसपेरेंट ग्लास टाइप का एलिवेटर सब बनाया गया है जो कि आपको नीचे से सीधा ऊपर पहुंचा देगा। मेरा मतलब ब्रिज के टॉप पे। इस ब्रिज को नीचे से पूरे 625 मीटर की हाइट पर बनाया गया है, मतलब 2500 फीट ऊपर। इस ब्रिज को 28 दिसंबर 2025 को ओपन किया गया था। ओपन करते ही ये ब्रिज दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचे ब्रिजों में से एक हो गया। अब ज्यादातर लोगों के माइंडों में एक ख्याल आएगा कि इसको बनाया कैसे होगा। तो सबसे पहले तो जहाँ ये ब्रिज बना है वहाँ पे हवा की रफ्तार इतनी तेज होती है कि क्रेन का बैलेंस बिगड़ना आम बात है। इंजीनियर्स को कई महीनों तक सिर्फ हवा के डाटा कलेक्ट करने में ही लग गए, और इस पुल को सपोर्ट देने वाले टावर की ऊंचाई 200 मीटर से ज्यादा है, और इन पिलर्स को खड़ा करने के लिए जिस कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है उसे पंप के जरिए इतनी ऊंचाई तक पहुंचाना वो अपने आप में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इसे बनाने के लिए इंटेलिजेंट बिल्डिंग मशीनों का यूज किया गया था जो कि हम इंसानों के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा तेजी से काम करती है। और इस ब्रिज को बनाने का मेन पर्पस ये था कि जहाँ पहले लोगों को इस गहरी खाई को पार करने में 2 घंटे से भी ज्यादा लग जाता था, और अब ये सिर्फ 2 मिनट का काम हो चुका था। तो बताओ, क्या आप इतनी ऊंचाई पर कॉफी पीना चाहोगे? नंबर 5, कभी सोचा है कि इन QR कोड्स को कैसे और किसने इन्वेंट किया होगा? भाई, आज के टाइम पे QR कोड हमारी लाइफ का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट हो चुका है वो तो आपको पता ही होगा। सबसे पहले तो QR कोड का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स। वेल, पुराने टाइम की बात है, 1948 में एक लड़का जिसका नाम नॉर्मन जोसेफ था, वो एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। नॉर्मन एक दिन बीच पर टाइम पास कर रहा था, तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि ग्रोसरी स्टोर के ओनर चाहते हैं कि उन्हें एक फास्टर तरीका चाहिए जिससे वो अपने स्टोर का स्टॉक जल्दी पता कर सके। सो यही सोचते सोचते नॉर्मन एक बीच पर स्केच करना शुरू कर देता है। वो लाइक एक डॉट्स और डैशेस की तरह ड्राइंग करता है, और तभी उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना इन डॉट्स को लंबा किया जाए, और यही आइडिया दुनिया का सबसे पहला बारकोड बनता है। और स्टोर के प्रोडक्ट की डिटेल ये लाइन ही बताती थी, और धीरे धीरे इसका यूज सुपरमार्केट में होने लगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम थी कि इनमें लिमिट बहुत कम होती थी, और ये सिर्फ छोटे मात्रा में इन्फॉर्मेशन जमा कर पाते थे। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जापान में 1994 में मासाहिरो नाम का एक इंजीनियर था। वो एक कार पार्ट्स की कंपनी में काम करता था। उनका काम ये था कि कार पार्ट्सों पर बारकोड लगाना। और जब हारा को इस प्रॉब्लम का पता चला तो उन्होंने उस टाइम अपना दिमाग लगाया, और यही वो शख्स थे जिन्होंने QR कोड को इन्वेंट किया था जो कि ज्यादा से ज्यादा डाटा कलेक्ट कर पाती थी। और ये QR कोड इनको एक जापानीज बोर्ड्स गेम से इंस्पायर्ड हुआ था। और इसी तरह हारा और उसकी टीम ने वर्ल्ड का सबसे पहला QR कोड इन्वेंट किया। पहले तो QR कोड सिर्फ वेयर हाउसेज या फैक्ट्री में यूज होते थे, बट स्मार्टफोन के चलते ही QR कोड का भी धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, और आज के टाइम पे ये हर जगह यूज होते हैं, जैसे पेमेंट करने के लिए, किसी लिंक पर रीडायरेक्ट होने के लिए, या कोई सीक्रेट फाइल, और ऐसे कई सारी चीजों में यूज होते हैं। नंबर 6, चिली से करीब 3000 किलोमीटर दूर ईस्टर आइलैंड नामक इन सुनसान टापू पर ये रहस्यमयी मूर्तियाँ पाई जाती है जो किसी बड़े रहस्य से कम नहीं। वैसे तो मैं इसे सिग्मा स्टैचू कहता हूँ, पर इसे एक्चुअल में मोआई स्टैचू कहा जाता है। इन स्टैचूज का वेट लगभग 90,000 किलो से भी ज्यादा तक का होता है, जिन्हें उठाना तो दूर की बात, इन्हें हिलाने में ही 500 से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। और ये पत्थर इतने मजबूत है कि रिसर्चर्स को इसका एक हिस्सा तोड़ने में 7 दिन से ज्यादा तक का लग गया था। बट एक्चुअल सवाल ये है कि इन्हें इतने सालों पहले काटा कैसे होगा? तो देखो, कई रिसर्च के बाद रिसर्चर्स को एक स्टैचू पहाड़ के नीचे पाए मिला, जिससे ये बात तो साबित हो गई कि इन स्टैचूज को पहाड़ से काटकर बनाया गया था। और कई लोगों का कहना है कि सिर्फ इस एक मूर्ति को बनाने के लिए 15 लोगों को 1 साल से भी ज्यादा तक का समय लगता था। बट दूसरा सवाल ये है कि 15 हाथों जितनी वजन इन मूर्तियों को जगह जगह पर रखा कैसे होगा? तो कुछ रिसर्च के बाद पता चला कि इन मूर्तियों को रस्सी से कुछ इस तरह जगह जगह पर कोने पर लगाया जाता था। बट इन मूर्तियों को बनाने का मेन मकसद क्या था, और ये सारी मूर्तियाँ समुद्र के उल्टे तरफ करके क्यों खड़े हैं, और वो लोग कौन थे जिन्होंने इन मूर्तियों को बनाया? ये सब आज तक एक रहस्य ही है। नंबर 7, कहते हैं कि ऊबड़ खाबड़ रोड पर धीरे चलाने तेज चलाने से ज्यादा खराब है, पर क्यों? देखो, ये सुनने में तो अजीब लगता है, बट इसी चीज को प्रूफ करने के लिए मिथबस्टर्स ने इसका एक टेस्ट किया। उन्होंने एक कार के अंदर शराब के गिलास को कुछ पिरामिड की तरह बना दिया और उन गिलासों में पानी भर दिया। तो सबसे पहले जब कार को बहुत धीमी स्पीड में चलाया गया, और सच्ची में वो काफी भयानक थी। कार बिल्कुल एक ट्रैम्पोलिन की तरह उछल रही थी, और गिलास ऐसे हिल रहे थे जैसे वो गिरी जाएंगे। और फिर कार को 70 की स्पीड से चलाया गया, पर इस बार कार बिल्कुल स्मूथ चली और गिलास बिल्कुल हिले भी नहीं। लेकिन टेस्ट यहीं पर खत्म नहीं हुआ। उन्होंने सड़क पर बम्पिंग मेटल्स रखे ताकि रास्ता और खुरदुरा और ऊबड़ खाबड़ हो जाए। और फिर सबसे पहले कार को 30 किलोमीटर की स्पीड से चलाया गया, और रिजल्ट इस बार भी सेम था। कार सही से उस पर चल ही नहीं पाई, और फिर कार को 70 की स्पीड से चलाया गया, और इस बार भी कार एकदम फिर से स्मूथ चल रही थी। मानो ऐसा लग रहा था कि रोड पर कुछ रखा ही नहीं है। और जब इस टेस्ट के वीडियो को देखा गया तो पता चला कि हाई स्पीड में कार गड्ढे में नहीं फंस रही थी, कार ऊपर से ही सब पार कर देती थी, जिससे उन्हें कोई झटका नहीं लगता। नंबर 1, गलती से भी टाइगर की जीभ में अपना हाथ मत रगड़ना।
वरना अंजाम बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि इनकी जीभ इतनी स्पाइकी होती है कि इनकी एक लिक आपकी चमड़ी को उधेड़ सकती है। वैसे तो ये चीज सभी बिग कैट्स की जीभ में पाई जाती है, और यहाँ तक कि आम घर की बिल्लियों में भी। और टाइगर की स्पाइक्स बहुत ही डेंजरस होती है, और इनका स्पाइक्स का पर्पस बहुत होता है। सबसे पहले ये उनकी मोटी फर को साफ करने में मदद करती है, बिल्कुल एक ब्रश की तरह। दूसरा, शिकार की हड्डियों से मांस को साफ करने के लिए। और तीसरा, ये इससे अपने बच्चों को भी साफ रखती है। और इसीलिए टाइगर की जीभ को बिल्लियों की चाटने की तरह मत समझना, क्योंकि बिल्लियों के चाटने पे तो आपको मजा आएगा, पर अगर इसने चाट दिया तो मैटर ही खत्म, आपकी चमड़ी ही गायब। और अगर एक बार सोचो, अगर इनकी जीभ इतनी डेंजर है तो ये कितने डेंजर होंगे। टाइगर भी लाइक बदमाश है बेटा, बदमाशी रहेंगे। नंबर 9, सर धड़ से अलग करने के बाद भी कॉकरोच आखिर जिंदा कैसे रहता है? कभी सोचा है आपने ये चीज? तो देखो, कॉकरोच का सर काटने के बाद इसकी बॉडी घाव को जल्दी ही भर देती है, और इससे इनका ज्यादा ब्लड लॉस नहीं होता। और रही बात दिमाग की, तो कॉकरोचेस का दिमाग सिर्फ एक ही नहीं होता, इनकी पूरी बॉडी में नर्व क्लस्टर सेल होते हैं, जो इसे बेसिक मूवमेंट्स और रिएक्शन में मदद करवाते हैं। और इसीलिए सर कटने के बाद भी ये थोड़े टाइम तक इमरजेंसी मोड में जिंदा रहते हैं। और इनकी बॉडी पे कुछ छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसे स्पाइकल्स कहा जाता है। और कॉकरोचेस सर कटने के बाद यहीं से सांस लेते हैं, ना कि नाक से। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि अमर है, मतलब ये कभी मरेगा ही नहीं। सर कटने के बाद ये पानी बिल्कुल भी नहीं पी सकता, और डिहाइड्रेशन की वजह से इसका गेम कुछ दिन में ओवर हो जाता है। नंबर 10, कहते हैं कि अगर आप बिस्तर पर उछलते हुए सीलिंग फैन से टकरा जाते हो तो इससे आपका सर भी कट सकता है। वैसे तो ये सुनने में ये भयानक सा लग रहा है, पर क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल है? सो इसी चीज का पता करने के लिए मिथबस्टर्स ने इस पर एक टेस्ट किया। उन्होंने शुरुआत की एक साधारण घर के फैन से, वो वुडन वाले फैन जो आम घरों में होते हैं। दिखने में तो ये हार्मलेस होते हैं, लेकिन असली टेस्ट के लिए उन्होंने प्लास्टिक जेल और पॉलीमर से इंसान सा एक बॉडी को बनाया। पहले टेस्ट में उन्होंने एक वर्टिकल स्ट्राइप्स की, जिससे कि सर सीधा स्पिनिंग ब्लेड से जा टकराया और पंखा उसी टाइम रुक गया, लेकिन बॉडी का कुछ नहीं हुआ। पर हाँ, वुडन ब्लेड टूट गए। फिर उसी पुतले को हॉरिजॉन्टली लाया गया, और इस बार भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। पुतला बिल्कुल वैसे का वैसा ही था, बस थोड़े छोटे मोटे खरोच आए थे। पर मजा तो अब आएगा, क्योंकि बारी आती है अब मेटल फैंस की, क्योंकि ये पंखे आमतौर पर बहुत पावरफुल होते हैं। और जब इस बार पुतले को फैन से टकराया गया तो पंखे ने पुतले के चितड़े चितड़े कर दिए, और इसका मतलब साफ था कि मौत तो पक्की है। और जब इसे हॉरिजॉन्टली लाया गया तो मेटल ब्लेड्स ने पुतले के नेक पर जोर से कट मारा, जिससे पुतले के गर्दन पर बहुत बड़ी चोट लगी, और ये सीन काफी भयानक भी था। सो इसीलिए फैन के पास बेड पर कभी मत उछलना। नंबर 11, कभी सोचा है कि क्या होगा अगर एक इंसान स्पेस से सीधा अर्थ की तरफ छलांग मारे? क्या वो मर जाएगा? तो सबसे पहले तो ये जान लो कि स्पेस स्टेशन हमारी अर्थ से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर है, और अगर एक इंसान स्पेस स्टेशन से कूदता है तो सबसे पहले तो वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, क्योंकि अर्थ की रोटेटिंग स्पीड की वजह से अर्थ हमें अंदर की तरफ जाने ही नहीं देगा। और हो सकता है कि वाटर और ऑक्सीजन की वजह से आपकी वहीं की वहीं मौत हो जाए। और अगर आप इससे बच भी गए तो जो आगे होने वाला है उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखो, स्पेस ऑर्बिट्स के बाहर कई सारे और चीजें भी होती है, जैसे कि छोटे छोटे एस्ट्रॉइड या फिर एस्ट्रोनॉट के फेंके हुए कचड़े, और इन सब की स्पीड ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर पर आवर तक की होती है। और अगर इनमें से कोई भी एक टुकड़ा आपकी बॉडी को हिट कर जाए तो वो आपको स्पेस में मारने के लिए काफी है। पर मान लो अगर आप इन सब से भी बच गए और अब आप अर्थ की तरफ धीरे धीरे एंटर हो रहे हो, तो अब आपका मुकाबला होगा बड़े बड़े बादलों से, जिनमें कई तरह की इलेक्ट्रिक पावर मौजूद होती है। और जैसे ही आप इनमें से गुजरोगे तो इनके अंदर मौजूदा बिजली आपके सूट से कनेक्ट होकर आपके अंदर हीट जनरेट कर देगी, और ये हीट ऑलमोस्ट 1370 डिग्री तक पहुंच जाती है, जो कि एक स्पेस सूट को और एक ह्यूमन बॉडी को पिघलाने के लिए काफी है। पर भगवान की वजह से आप इन सभी चैलेंजेस को पार कर लेते हो, तो आपके सामने आएगा एक फाइनल डेस्टिनेशन। और इस टाइम पे अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग पैराशूट है तो आप उसे खोलकर धीरे धीरे अर्थ पर लैंड हो सकते हो। पर अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग पैराशूट है ही नहीं तो वो हवा की स्पीड से फट भी सकता है, और उस टाइम पे आपको बस इनका नाम लेना है। जय हनुमान ज्ञान। नंबर 12, भाई इस एक्सपेरिमेंट के बाद आप दुनिया के सभी एक्सपेरिमेंट को देखना भूल जाओगे। 1940s में सोवियत साइंटिस्ट सर्जी ब्रुकोलेनको ने एक शॉकिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक मशीन बनाई जिसका नाम था ऑटोजेक्टर, जो कि एक मैकेनिकल हार्ट और एक लंग्स की तरह काम करती थी। इस मशीन की हेल्प से उन्होंने एक कुत्ते का कटा हुआ सर जिंदा रखकर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। और इस एक्सपेरिमेंट में कुत्ते का सर थोड़ी देर तक मूव करता है, और साथ ही इसके आंख भी ब्लिंक करते हैं और कान भी हिल रहे होते हैं, और ये कुत्ता आवाजों पर रिएक्ट भी करता है। और ये सब इसलिए हो रहा होता है क्योंकि मशीन उसके दिमाग को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही होती है। और ये एक्सपेरिमेंट दुनिया भर में काफी कंट्रोवर्सीज बना, और कुछ रीजन की वजह से इस एक्सपेरिमेंट को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन इस टेस्ट से हमें ये तो पता चल गया कि हम लिविंग बींग्स आर्टिफिशियल चीजों से भी सर्वाइव कर सकते हैं। भाई आपने ये सब तो जान लिया, पर आखिर कैसे ये पेंगुइन्स इतनी ठंड में भी सर्वाइव कर पाते हैं? और आज तक का सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन कि पहले अंडा आया था या मुर्गी? और अगर आपके पास में ये रेयरेस्ट बॉडी पार्ट्स हैं, तो आप दुनिया के सिर्फ गिने चुने लोगों में ही आते हो। और यही सब जानने के लिए फटाफट से इस वाली वीडियो पर क्लिक करो। बाकी इस वीडियो को 1 लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।